सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाले हमारे सभी सखियों और सखा भाइयों को बहुत ही प्यारा सा हरा भरा खिलखिलाता मुस्कुराता सा नमस्कार। क्या बात है, ये मुस्कुराता नमस्कार से लग रहा है कि मुस्कुराहट खिल जाएगी सबके चेहरे पर, वरना तो गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग बस उफ बहुत गर्मी है, इसीलिए हमने ऐसा बोला। धरती तप रही है, धरती गर्म हो रही है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, प्रकृति में बदलाव हो रहा है, तो उसकी मार तो सभी लोग झेल रहे हैं देखिए। और उससे निपटने के लिए हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस जो है उस पर चर्चा करेंगे। मंजरी जी, हम कहीं जब बाहर जाते हैं, अपने शहरों से, महानगरों से बाहर निकलते हैं, तो हरे भरे पेड़ हमें लुभाते हैं, जंगल हमारा मतलब मन मोहते हैं और हम ठहर जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूर दूर तक अगर सूखा दिखता है, कहीं कोई पेड़ नहीं है, बंजर धरती दिखती है, तो मन थोड़ा खिन्न होता है ना। बिल्कुल। तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर हरियाली रोपने के लिए कुछ निजी स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुहिम चलाते हैं हरियाली को, धरती की हरियाली को बचाए रखने के लिए। जाते हैं रस्तों में तो बीज ढेर सारे ले जाते हैं और बीज बोते हैं, फेंकते हैं जगहों पर जहां पर पेड़ पौधे नहीं है। तो ये सब हम सब भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और घर के आसपास तो ये काम हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल। और हम लोग जब इस विषय पर और बातें करेंगे और चर्चा करेंगे, तो आपने जो कहा है वो बहुत सही है बात है। ऐसा हम लोग सोचें तो हमारी धरती का कोना कोना हरा भरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो अगला विषय ममता जी वो बता देते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके, इसमें हमने आज लिया है प्रोत्साहन शब्द। तो इस पर हमारे सभी साथियों ने लिखकर भेजा भी है, और जो सुन रहे हैं वो भी लिखकर भेज सकते हैं। किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं, खास तौर से बच्चों को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत होती है, न कि ये तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है। ये तो प्रोत्साहन की जरूरत बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी पड़ती है। अगर कुछ किसी से काम करवाना है तो हम जरा तारीफ कर देते हैं और कहते हैं कि अरे आपको ये काम बहुत अच्छा आता है, आप तो बहुत एक्सपर्ट है, उसका उत्साह बढ़ा देते हैं। तो ये आप क्या करते हैं, मतलब हम श्रोताओं से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं जब आपको प्रोत्साहित करना होता है, तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कौन से वाक्य प्रयोग करते हैं, और माएं बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करती है ना, और उसका असर क्या होता है ये भी बताइए। कहीं कोई घटना है कि आपने किसी को प्रोत्साहित किया और काम बन गया, वो भी बता सकते हैं जी, विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, है ना। और डायरी लिखने की आदत बड़ी खूबसूरत सी आदत होती है, तो आप लोग कितना लिखते हैं वो भी बताइए। पूरा मन उड़ेल देते हैं जी, क्योंकि दिल में जो कुछ भरा है गागर, वो सारा उड़ेल देना है। मन में जो सागर भरा हुआ वो गागर में उड़ेल देना है। तो डायरी आपकी ऐसी दोस्त है कि डायरी से बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। कई बार हम डायरी में वो लिख सकते हैं जो किसी से कह नहीं पाते हैं, कहना चाहते हैं लेकिन एक संकोच होता है, अरे लोग क्या कहेंगे, इसका क्या मतलब निकालेंगे। कई बार अनबन होती है आपस में, रिश्तों में दरार आती है, कई बार बहुत खुशी के लम्हात होते हैं, तो ये सब कुछ हम डायरी में अंकित करते हैं। अब ये हम सब करते हैं, हमारे श्रोता क्या करते हैं, वो अपने विचार हमें बताएं कि डायरी लिखने की जो आदत है वो उनकी कितनी आदत है, और आने वाली पीढ़ी को डायरी से कितनी दोस्ती कराई है, ये भी बताएं। उनके लिए तो मोबाइल ही डायरी हो गई है। ठीक है, तो मोबाइल की डायरी में एक नोटपैड बनाएं और उसमें भी डायरी लिख सकते हैं। बिल्कुल, वो भी एक जरिया है, क्योंकि आप जबरदस्ती कागज कलम तो नहीं पकड़ा सकते। ये बात तो सही है, लेकिन जो मजा कागज और कलम है डायरी में है वो मोबाइल में नहीं है। तो देखिए, अगली बात हम करने वाले साड़ियों का संसार में। आज मैंने बांधनी साड़ी जो राजस्थान और गुजरात में काफी बनाई जाती, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब विषयों से पहले, चर्चा करने से पहले गीत सुनते हैं, और श्रोताओं को क्योंकि इंतजार होगा गीत का, और हमें इंतजार है कि डायरी वाली जो बात है उसका कोई किस्सा, कि कोई डायरी यादगार डायरी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर परिवार की, कई बार अपने राष्ट्रीय स्तर की डायरी बहुत चर्चित हो जाती है, किताब की शक्ल में आती है डायरी। तो वो भी आप बता सकते हैं कि क्या आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी है जिसमें जो डायरी की शक्ल में लिखी गई है। फिलहाल ये गाना।
पवन दीवानी न माने डॉक्टर विद्या फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत था। भाई मोबाइल की दुनिया से बाहर आई है मंजरी जी, देखिए श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई है, पता है ममता जी। देखिए उधर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब उनके विषय जो संदेश लिखते हैं उनको भी हमें वहां से निकाल के लाना है अपने पास और आपको भी देना है। तो उधर उलझे हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा दिमाग लगा हुआ है कि आज जो हम बात करने वाले हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में। तो देखिए धरती पर जो हरियाली है उसकी सुंदरता को चार चांद जो है वो हरियाली ही, पेड़ पौधे ही लगाते हैं, और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को जो भोजन मिलता है या पानी, औषधियां, फल फूल, सब इन्हीं वृक्ष पेड़ पौधों के द्वारा ही तो मिलता है ना ममता जी। बिल्कुल सही बात है। प्रकृति है तो हमारा वजूद है, इसके बिना जीवन कुछ है ही नहीं, अधूरा है। बिल्कुल। हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति को संरक्षण के लिए जो कोशिशें की है उसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए। असंख्य जो पौधे उन्होंने लगाए हैं, पेड़ के रूप में फलित हो रहे हैं, जो जैसे आम है, जामुन है और तरह तरह के पेड़ हैं, और खेतों में जो फसलें उन्होंने उगाई हैं और वो खेत अब आज भी लहलहाते हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बाग और खेत चले आ रहे हैं, लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में इस कदर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है, जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे, ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती की उर्वरा क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी, बची नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात है। और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है तो उसमें कितना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचिए, उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है। तो वो स्थिति बहुत ही हृदय विदारक हो जाती है। और जो प्रकृति है तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि उसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए। और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया, और इसलिए एक मुहिम चलाएगी। और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और इस दिन की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था, जिससे बंजर होती भूमि, भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में से ये दिवस घोषित किया था, और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहां पर सूखा है, तो वहां पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें, और साथ में वहां पर पानी हम कैसे उनको देंगे इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए। बिल्कुल। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहां सूखा पड़ता है। कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन जो सूखे प्रदेश हैं जहां पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोप सकते हैं वो मुहिम हम चला सकते हैं। बिल्कुल। और ममता जी जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है उससे ज्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना। लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर, फसलों पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा तो हमें जल संचय कैसे करना है उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएं हैं, बावड़ी, इस तरह की चीजों को हमें बनाना चाहिए। पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं, पहाड़ों पर जो छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीजर चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया। तो वहां हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है, तो टपरी के नीचे बड़े बड़े बकेट रख दिए जाते हैं, बाल्टियां या ड्रम।
तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश बहुत ज्यादा होती है और कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता, अचानक बारिश, अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है, बाल्टी रखी रहती है, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है उस बाल्टी में इकट्ठा होता है। तो हमने कई बार पूछा भी लोगों से, तो उनका यही कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं और पानी एकदम स्वच्छ होता है, क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो ना के बराबर होती है, जो एकदम जहाँ पर लोगों की पहुंच नहीं है वहां तो बिल्कुल नहीं कूड़ा कचरा दिखाई देता है। तो ये सब हम अपने घर आंगन में भी कर सकते हैं, जो आंगन वाले घर हैं वहां हम कर सकते हैं। अपने आप याद कीजिए कि हम लोग के घरों में भी ये चीज होती थी कि बारिश के पानी के लिए मतलब अपना लगा दी, बाल्टी वगैरह रख दी और बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं छत से वो आ रहा है पानी उस जगह से, ढलान से, तो वहां इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने, फर्श धोने, इन सब के काम बचपन में तो खेल खेल में भी पानी इकट्ठा किया जाता था, छोटे छोटे बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है और ये कहा जाता था कि बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे तसले में ज्यादा भर गया। और हम बच्चे तो छाता उल्टा कर देते थे। हाँ, तो ये जो खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है, ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है। तो जब धरती जहाँ बंजर होती है, धरती जहाँ पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो सूखा है, उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है बिल्कुल हरियाली की और पानी की। बिल्कुल, और इन सब चीजों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत जिम्मेदार हैं। आपने कहा कि खाद की बात कही थी ना मंजरी जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर एक गड्ढा बनाते हैं जहां पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये गांव में होता है अमूमन। तो वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं, और ये कॉल एक महिला का था। तो अब ये कृषक महिला भी हो रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हम एक गाना सुनवा दें अपने श्रोताओं को। यमुना की तू गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों में नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत
मेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना। आए रे भाई रे, मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में। तो आज हम चर्चा करेंगे, साड़ी वैसे भी पारंपरिक पोशाक है और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है, साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप क्या करती हैं? मेरा भी खुल जाता है और उसमें देखते हैं तरह तरह की साड़ियां देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पे चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए। तो उनका पहनने का एक अपना अलग मजा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी और क्या कहते हैं हल्का हरा धानी कलर पहने, और वो सूती साड़ियां हों जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना। सही बात है। तो जो कहते हैं ना ममता जी, बांधनी जो साड़ी है इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है। और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियाँ ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर और वहाँ पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वहीं राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए, बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतने सुंदर सुंदर साड़ियाँ टंगी रहती हैं। और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंगकार जो है बेहद आकर्षक डिजाइन तैयार करते हैं। और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिजाइन अलग अलग तरह से देने के लिए। मतलब काफी मेहनत लगती है और समय भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिजाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियां बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल, लहरदार या फूल जैसे डिजाइन दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जारजेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बंधेज में बारीक डिजाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है। और खोम्बी, पटोरी, घरचोला और चंद्रोखानी, इसके अलावा ये काम साड़ी, कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है। हर तरीके के उसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बना दी जाती है इन साड़ियों को। गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि बड़े चटक लाल, पीला रंग, लहरिया
और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये खास पहचान है राजस्थानी बांधनी की। और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में खास तरह की बांधनी होती है, कच्छ के आदिवासी आकृतियां आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है, और कुछ फ्यूजन डिजाइन भी बनाई जाती है। जी, और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है और उसका डिजाइन बहुत ही सुंदर होता है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत डाई वस्त्र कलाओं में से एक है और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है। और बिंदियां बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है। त्योहार उत्सव पर भी खूब पहनी जाती है। और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल, साज श्रृंगार तो बहुत जरूरी है। और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो सुनते हैं ये गाना हरे कांच की चूड़ियां, फिल्म का नाम है। बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां, ये कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। छोटा वो बालापन खेली मैं जिसके संग, पूरे 16 सावन देखे तन और मन, देखे तन और मन। मैं मनाऊं सजन तेरी बाहों में हूँ, मेरा जीवन मरण ये कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, वादा लेंगी हरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। दो सलोने वचन, दो सलोने वचन, तुमको मेरी कसम, ये कसम प्यार की, ये रस्म प्यार की, अब निभाना सजन, अब निभाना सजन, मत भुलाना सजन, जाओ परदेस तो जल्दी आना सजन, वादा लेंगी हरे कांच की चूड़ियां, फिर कहेंगी हरे कांच की चूड़ियां, बज उठेंगी हरे।
सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली। एक बेटी की यादों में उसके पिता 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके। सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी। मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले। हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी। दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया। जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम। और बात अब डायरी की चल पड़ी है। डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी, पढ़ेगी, तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी। और क्या माहौल था घर का, माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं, तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती हैं। उस वर्ष आपने उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब, हंसी खुशी सब कुछ उसमें रहता है। सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा, बिल्कुल, और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ जाती हैं। अब
हमारी एक सखी हैं जिन्होंने एक बात लिखी है, लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में घुप अंधेरा, एकाएक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं लिखती। भाई क्यों नहीं लिखती हैं? जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में डूब गई थी। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं लिखती हैं? लिखना चाहिए बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र। आप कहीं बाहर हैं, रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में है, विमान में है या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहां भी आप डायरी लिख सकते हैं। बोल के टाइप करने की भी सुविधा है तो। जी बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी कि, लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं। बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो, लेकिन यही आदत तब बुरी बन जाती जब डायरी में सिर्फ दुख, नफरत और शिकायतें लिखते रहो। तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। वाकई सही बात आपने कहा है और व्यक्ति उसी में धंसता चला जाता है। इसलिए हर दिन जैसा व्यक्ति व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, सिर्फ अपनी कृषि भूमि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और शाप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिखता कहा जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता है। ईमानदारी से और उसमें डायरी में जो भी बात लिखें सच लिखें, क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं पर अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। सच को सच की तरह लिखें, झूठ को झूठ लिखें कि ये गलत था, तो उस समय का पता चलेगा कि आपने जीवन में क्या बिताया। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई। मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन, मैं तो एक्साइटेड हो गया था और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है। वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है। डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है, कागज और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं तो जो हौले हौले जज्बात निखर के आते हैं, कागज पर चमकते हैं, तो वो बात निराली होती है। लेकिन न से तो बेहतर है कुछ। तो इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं। बिल्कुल। और डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और देखिए हमारी साथी लिखती हैं कि डायरी लिखना मैंने 8th क्लास से शुरू किया था। मुझे क्लास और घर की दिन भर की सभी घटनाओं को रोज लिखा करती थी और आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक है। भाई अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए। हमें आपको भी लिखनी चाहिए। नहीं लिखते हैं। फिलहाल गाना सुनना चाहिए। जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।
दिल ने ये दुआई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। लिखे जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मन चाहे गीत की। मन चाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई और एक दो नहीं बहुत ढेर सारी चिट्ठियां आनी शुरू हो गई हैं और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले। तो बस वो आंख मूंद के उठाने वाली नौबत आ गई करना पड़ेगा। तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है, इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है। जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो जरूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं। दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारे मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं। लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं तो वो जब उजागर होता है तो फिर वो दोस्त नहीं रह जाती है डायरी। देखिए ममता जी एक ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था, भाई लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी। आपने लिखी है कभी? तो ये बात तो बताइए जा सकती है क्योंकि ये बात को रहने उजागर राज को राज रहने दो, बिल्कुल राज ही रहने देते हैं। तो लेकिन हम वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था। तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास वो अभी भी आती है। हाँ, बस शौक होना चाहिए डायरी खरीदने का, डायरी लिखने का और डायरी तोहफे में देने का भी एक अलग मजा है। सोचते हैं हम आपको दे देते हैं, आप मुझे दे दो। फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना? बिल्कुल। तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है। कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला रसोई मैनेजमेंट 6 लोग कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू, सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन जरूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफर के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई। जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं? तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसे ही कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और ये जो लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो बाकायदा कागज कलम लेकर
जो घर की ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं। बिल्कुल। और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीज़ें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं, कई बार अनावश्यक चीज़ें आ जाती हैं। हमें याद है ममता जी, जो आपने बुजुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पे कटौती करनी है, तो वो एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है, तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज को माइनस करते हैं। तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, और गृहस्थी में तो बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई की बातें और गानों की बातें, संगीत की बातें, और संगीत सरिता जो प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती, जानकारियां, वो डायरी में नोट करते थे और उन जानकारियों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे। क्या बहुत तो अच्छी बात। ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन। बिल्कुल, लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है। ये हम अपने दैनिक अनुभव, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताज़ा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास और मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभदायक है। और साथ में संगीत सुनते रहें तो ये और ज्यादा लाभदायक होता है। सुनिए ये गाना। डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ कदम मिलाकर चले उधर, लेके चले ये प्यार जिधर। प्यार की राही तू ही बता, खत्म कहाँ होगा ये सफर। कदम मिलाकर चले उधर, लेके चले ये प्यार जिधर। प्यार की राही तू ही बता, खत्म कहाँ होगा ये सफर। जहाँ पे गाए दिल की सरगम, झूम झूम कोई हम तुम हम संग संग चले आज वहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ पर्दा प्यार जागा, चलो बसा ले हम तुम हम संग संग एक नया जहां दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ
छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं। उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है। क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक जमाना था मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी, जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी। अब तो डायरी लिखना छोड़ दिया है, भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है, लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज की बातें दर्ज करना भूल गए हों, लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है। मंजरी जी, एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं है। उनके न रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है। जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में जिंदगी पहुंच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना। बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था प्रोत्साहन, डायरी लिखने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन भी था ये, और हमने प्रोत्साहन लिया है। तो ममता जी, प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है। बिल्कुल। अब प्रोत्साहन हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए, पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहेज लेती हूँ। ये तो दोनों सकारात्मक नकारात्मक दो पहलू होते हैं। तो आपके अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है। हमारे साथी लिख रहे हैं। और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है, प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं, अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो ये चीज हर के साथ होती है। प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते हैं कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज बताने की, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मिन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है। और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें। उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की व्यवस्था की जाती
जाती है ना कि बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है उस तरह से। और हमारे एक साथी लिखते हैं, पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना, जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखें, पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना जरूरी है, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड़ बात इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में द डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी, जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना। मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये चांद ये सितारे कहते हैं मिलके सारे, आजा प्यार करें। ये चंदा बेरी देखे ऐसे में बोलो कैसे इकरार करें। दिल में है कुछ कुछ कहे जुबान, प्यार यही है जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें थी। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोलें बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली